दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है। मैं हूं विशाल और हमारे साथ ही हमारे साथी अबू हुरैरा। और जो जंग की ताज़ा सूरत हाल है वो हर पल ऐसा लग रहा है कि बदलती जा रही है। हालांकि आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंग से पहले कि जो उनके बयान को आप अगर जहन में लाएं तो उनका ये कहना था कि 24 घंटे काफ़ी हैं, 24 घंटे काफ़ी है और ईरान को हम सबक सिखा देंगे। लेकिन आप देखें 24 घंटे तो छोड़े, आप कितने दिन गुजर गए, 19 दिन गिर लें या 20 दिन गिर लें और ये जंग अभी लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंग कब खत्म होगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इस जंग को अगर हम मरहलावार देखें तो जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पहले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अब ये जंग जो है ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये अपना असर दिखा रहा है। और इसलिए अब बहुत ज़्यादा दबाव अमेरिका पर भी है कि वो आखिर आगे क्या कदम उठाए, जो कि ईरान का यही कहना है कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी, हम तो इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि शुरुआत हमने नहीं की। बहरहाल से बातचीत करते हैं। अबू हुरैरा, हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं इसके डेवलपमेंट्स पर कि जंग को लेकर के क्या सूरत हाल बन रही है जी। और मैं बस पहले ये जानना चाहूँगा कि ताज़ा सूरत हाल क्या है, हमने क्या अभी देखा, क्या जाना है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं उनको सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें कि रात भर मिडिल ईस्ट पर हमले होते रहे और इसके अलावा तल अवीव और इजराइल के अलग अलग शहरों पर ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक होते रहे। इस बीच बड़ी खबर कतर और सऊदी अरब से आ रही है, जहां पर जो गैस प्लांट और रिफाइनरी है वहां पर ड्रोन हमले ईरान ने किए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन के साथ साझा कर दें कि कतर में और सऊदी अरब में एक बार फिर से हमले ईरान की तरफ से किए गए। ये ताज़ा हमले हैं जो कतर और सऊदी अरब पर ईरान की तरफ से किए गए। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट में दूसरे और इलाकों की बात करें तो वहां पर आज इस तरह के हमले नहीं हुए, लेकिन अगर तल अवीव की बात करें या इजराइल में दूसरे शहरों की बात करें तो लगातार वहां पर खतरे के सायरन विशाल बज रहे हैं। लगातार लोगों में दहशत है, लोगों में खौफ है, एक अफरा तफरी का माहौल पूरे इजराइल में देखा जा रहा है, क्योंकि अब ईरान जिस तरह से हमले इजराइल पर विशाल कर रहा है, इजराइल के अंदर कोई जगह महफूज नहीं है। हर जगह तकरीबन ईरान के ड्रोन एक तरह से टारगेट कर रहे हैं और ईरान के टारगेट पर अब पूरा इजराइल एक तरह से आ चुका है। और विशाल, यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से हमने अपने नाजरीन को बताया था कि अब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ ईरान इस जंग को लड़ रहा है। सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि लेटेस्ट जो मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल भी अब ईरान कर रहा है। चाहे यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें या इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, तो लेटेस्ट हथियार के साथ अब ईरान एक तरह से मैदान में उतर आया है। और शुरुआती तौर पर यही जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है कि कई बड़े हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। यानी ईरान कहीं भी अभी पीछे हटकर ये कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि कहीं पर कमजोर नहीं नजर आ रहा है 20 दिन की जंग के बाद भी या 19 दिन की जंग जिस तरह से अभी तक हुई है। बिल्कुल। तो अबू हुरैरा, देखिए ये तो इसमें दो राय नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान का ये कहना था कि हमला चूंकि हमने शुरू नहीं किया और जब हमला हमने शुरू नहीं किया, ये जंग हम पर थोपी गई है, तो अब ये जंग खत्म कब होगी और कैसे होगी उसका फैसला हम करेंगे। लेकिन इस बीच जो तब्दीलियां आ रही हैं वो ये हैं कि देखिए हम बेशक ये देख रहे हैं और ये दुनिया को बता भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान हमले करने में पीछे नहीं हट रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो। लेकिन इसराइल में अफरा तफरी भी है, इसराइल की बहुत ज़्यादा इसराइल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन आपने बताया कि पूरा शहर कहीं महफूज नहीं है, तो शहर महफूज नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ के जो शहरी हैं वो बंकर्स में रहने को मजबूर हो गए हैं। मतलब उनको ये पता है कि अगर हमें ईरानी हमलों से बचना है तो हमें शेल्टर्स में या जेर ज़मीन जो बंकर्स बनाए गए हैं तमाम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स या मॉल्स के नीचे, उनको रहना होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यहाँ पर अबू हुरैरा ये है कि अब ये जंग जो है इसने एक करवट ली जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने कहा कि हमारा जो है ये हमारे इख्तियार में और अब हम किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं है बल्कि खुला है, लेकिन उनके लिए जो इसराइल और अमेरिका के साथ नहीं है और उनके लिए जो इसराइल और अमेरिका के साथ है उनके लिए बंद है। तो वहाँ से एक नया टर्न आया। दूसरा अबू हुरैरा, आप जैसे बता रहे हैं कि अभी कतर पर भी हमला हुआ है और सऊदी अरब पर भी हमला हुआ, लेकिन इस हमले से ठीक पहले, एक दिन पहले शाम में रियाद में सऊदी अरब जो है तमाम अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ के वज़राए दाखिला, वज़ाए खारजा माफ़ कीजिएगा, यानी फॉरेन मिनिस्टर से एक मीटिंग करता है, उसमें ये पॉइंट्स इस पर डिस्कस होता है कि सिक्योरिटी को लेकर ताज़ा सूरत हाल क्या है और ईरान पर दबाव बनाया जाए। तो इसे कैसे देखा जाए?
नहीं, बिल्कुल रियाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इस मीटिंग को लेकर भी मायूसी का इजहार किया था। ईरान ने कहा था कि हमें किस तरह से बचाया जाए, ईरान के आवाम को किस तरह से बचाया जाए, या ईरान पर जिस तरह से जंग थोपी गई है, इसमें इस मीटिंग को लेकर जिसमें मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज ही एक तरह से शामिल थे, तो इसमें ईरान को लेकर एक तरह से चर्चा नहीं की गई। ईरान पर दबाव कैसे बनाया जाए, इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं ईरान ने एक तरह से इस पर मायूसी भी जाहिर की थी कि ईरान इस तरह की मीटिंग जहां पर तमाम इस्लामिक कंट्रीज या मुस्लिम ममालिक शामिल थे, ईरान को ये उम्मीद थी कि शायद ईरान के साथ इस्लामिक ममालिक एक तरह से खड़े होंगे इस नाजुक वक्त पर। लेकिन ईरान ने इस मीटिंग को लेकर विशाल एक तरह से मायूसी जाहिर की है कि ईरान एक तरह से तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और कोई इस्लामी मुल्क एक तरह से ईरान के साथ इस नाजुक मोड़ पर खड़ा नहीं है। तो ईरान ने इस मीटिंग को लेकर एक तरह से मायूसी जाहिर की है। और आप देखिए कि इस मीटिंग में जो खासतौर से मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं या जो मुस्लिम ममालिक हैं वो शामिल हुए, और इसमें एजेंडा इसी बात का था कि ईरान के ऊपर दबाव बनाया जाए, ना कि इजराइल और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, बल्कि ईरान के ऊपर दबाव बनाने को लेकर इस मीटिंग में एक तरह से चर्चा की गई है, इसमें गौर फिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने जो अपनी मायूसी जाहिर की है विशाल, वो एक तरह से सही भी है जो उसका मायूस होना, क्योंकि ईरान को यह लग रहा था कि इस्लामी ममालिक एक छत के नीचे जमा हुए हैं, यहाँ पर ईरान के मफादात को लेकर, ईरान के आवाम के सामने जो मुश्किलात हैं उसे लेकर कोई हल ढूंढा जाएगा, उनको लेकर बातचीत इस पर की जाएगी, ना कि ईरान पर ही दबाव बनाने के लिए बातचीत हो रही है। एक हैरानी की बात यह भी है बोरेरा कि ज्यादातर जो इसकी रिपोर्टिंग हुई है, जितने भी आप वर्ल्ड न्यूज एजेंसीज को देख ले या जो दूसरे इदारे हैं, इवन मिडिल ईस्ट के भी, सुर्खियां क्या है, अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स। तो क्या इन्होंने या इन सब लोगों ने मिलकर के ईरान को इस्लामिक इदारे से बाहर कर दिया है, जो कि खुद ईरान का नाम यह है इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अगर वो है, तो आप जब ये मीटिंग कर रहे हो उसमें आपने देखा है अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज, तो उसमें ईरान तो इन्वाइटेड है नहीं। ये भी हो सकता था कि आप उसके साथ ही मिलकर बातचीत करते, एक ऑप्शन है, लेकिन नहीं हो। बहरहाल तो दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उसमें बहरैन है, इजिप्ट है, कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है, यूएई है, तुर्की है, अजरबैजान है, ऐसे तमाम देश हैं, लेकिन उसमें ईरान नहीं है। तो ये अपने सिक्योरिटी को एसेस तो कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि बार बार हम वार्न कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमले ना हो, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ईरान का ये कहना था कि हम ये हमले आप पर नहीं कर रहे, हमारा हमला कुवैत या अरब या यूएई के वहाँ के शहरियों या वहाँ के मफादात के लिए नहीं है, बल्कि ये हमले उन पर हैं जो अमरीकी वहाँ मफादात हैं, ये जो अमरीकी वहाँ पर बेसिस हैं। जी। तो आपको क्या लग रहा है? मेरा अब सवाल यहाँ से ये होगा कि जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया से अपील कर दी कि भाई आप भेजो, अपने नेवल बेसिस भेजो, अपने नेवल जो आर्मी है उनको भेजो, और हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को सेफ बनाए गए। तो उसमें एक तरफ ये देखने को मिला कि नाटो के वो तमाम देश जो अक्सर अमेरिका का साथ देते थे किसी भी मुल्क के खिलाफ हमले में, चाहे वो सीरिया को आप ले लें, अफगानिस्तान ले लें या इराक ले लें, इस बार ज़्यादातर नाटो मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ईरान, जिससे उम्मीद थी कि दूसरे मुस्लिम या इस्लामिक कंट्रीज जो हमारा साथ देंगे, जैसा आप कह रहे हैं, उन्हें उनका साथ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए विशाल, जहाँ तक अबनाए हुर्मुज़ का मामला है, ये इस वक्त इस पूरी जंग का सेंटर पॉइंट एक तरह से बन गया है, और ईरान अबनाए हुर्मुज़ को एक तरह से अब एक रास्ते की तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान इसे एक टोल प्लाजा की तरह से इस्तेमाल कर रहा है। जिस तरह से आपने एक बात कही थी कि ईरान की तरफ से कहा गया कि अबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ है, जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए खुला हुआ है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनके जो कंटेनर्स हैं वो आ सकते हैं। इतना ही जो हमारे इत्तेहादी हैं ये भी नहीं, बल्कि जो अमेरिका या इसराइल के इत्तेहादी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब जी, दे माइट बी न्यूट्रल, आप हमारे साथ ना खड़े रहें, लेकिन आप उनके साथ खड़े न रहें जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही ईरान ने कहा था कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं खड़े, वो सभी, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है अपना हुर्मुज़, और ये रास्ता सिर्फ बंद है दुश्मनों के लिए, यानी जो अमेरिका, इजराइल और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके साथ जो खड़े, उन सब के लिए एक तरह से रास्ता बंद है। तो कहीं ना कहीं एक टोल प्लाजा की तरह से आप देखिए कि एक सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट विशाल है, और इसका ईरान ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देखिए कि एक बड़ी पावर अबनाए हुर्मुज़ के शक्ल में ईरान को एक तरह से मिल गई है, और जिस तरह से आप देखिए ना कि
डोनाल्ड ट्रंप कितने परेशान एक तरह से नजर आ रहे हैं। अपना हुर्मुज में जब से रास्ता एक तरह से रोका गया है, जब से एक तरह से ईरान की तरफ से परेशान पाबंदी ही लगाई नहीं गई। बल्कि अबू हरेरा आप ये समझ लें कि दुनिया तो यही तस्वर करती है ना कि सुपर पावर है अमेरिका। बिल्कुल। तो अगर अमेरिका सुपर पावर है, उसके साथ इसराइल है, और तब भी अमेरिका को लग रहा है कि ईरान से लड़ने के लिए हमें कई देशों का साथ चाहिए। बिल्कुल। मतलब वो कह रहे हैं प्लीज कम एंड हेल्प अस, ये उनके वर्डिंग्स हैं कि कम एंड हेल्प अस। उनकी मजबूरी बिल्कुल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां मीडिया से बात कर, तो उनकी मजबूरी, उनके चेहरे से जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि ये बहुत परेशान है, टूटे हुए, और अब ये दूसरे मुल्कों के सामने एक तरह से भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये भी देखा गया रिपोर्ट्स में, ये बातें आई कि जो अब्राहम लिंकन जो उनका फ्लीट कैरियर है, जो युद्धपोत हम जिसे कहते हैं, उन तमाम बेड़े को अमेरिका को पीछे हटाना पड़ा है। हाँ बिल्कुल। जब से उसने देखा है कि ईरान काफ़ी इस बारे में अग्रेसिव है, तो उसे काफ़ी पीछे हटाना पड़ा है। मेरा सवाल अब यहाँ पर यह है कि देखिए, अभी हमने कहा कि बड़ा हमला, बड़ी कामयाबी, लेकिन इस पर भी दो राय नहीं है कि ईरान के कुछ बड़े जो कायद हैं, टॉप लीडर्स, उनका जो है उनका खात्मा हो चुका। शहीद कर दिए गए। ठीक है, उन्हें शहीद कर दिया गया। आप आयतुल्लाह अली खामनेई से लेकर के उस वक्त में जितने भी गए थे उनके साथ तकरीबन जो आदाद शुमार आते हैं वो अभी तो मुकम्मल नहीं आए, कहीं 20 का आंकड़ा आता है, कहीं 25 का, कहीं 30 का, कि इतने लोग थे उनके साथ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी देखिए हालिया जो एक ईरान को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि नुकसान है, अली लारीजानी के शक्ल में, जो नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के वो सेक्रेटरी थे, तो ये नुकसान ईरान को सहना पड़ा है। उनके जो सिक्योरिटी चीफ जो है उनके बीच नहीं रहे, लेकिन इन सब के बीच ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे। तो मैं सिर्फ ये अभी हम चाह रहे हैं कि हम इस पर बात कर लें कि ये ईरान का बदला लेने का ये रवैया या ये जो एक अज़्म है, दूसरी तरफ अब जो रियाद में जो मीटिंग हुई है, ये सब मिलकर के अगर ईरान पे ही दबाव बनाते हैं तो फिर क्या रास्ता बचेगा ईरान के लिए? देखिए विशाल, जहाँ तक रास्ते की बात है, ये ऑप्शन की बात है, तो ईरान दरअसल इसी वजह से इतनी मजबूती से लड़ रहा है कि ईरान के सामने करो या मरो वाली सूरत हाल एक तरह से है, डू और डाई वाली उसके सामने एक तरह से सूरत हाल है। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त आप देखिए, अमेरिका और इजराइल तो उसके अगेंस्ट है ही है, लेकिन जो खलीज के जो ममालिक थे और या गल्फ के जो ममालिक थे, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक, वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप अगर देख लिए लबनान को छोड़ दीजिए, और इसके अलावा जो प्रॉक्सी और छोटे मोटे जो उसके साझेदार हैं, जो इत्तेहादी हैं ईरान के, वो दरअसल इस जंग में बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है। पूरी आप उठाकर देखिए जब से जंग शुरू हुई। लेकिन ईरान के लिए ये मदद किसी बहुत बड़ी मदद से कम नहीं है कि नाटो के देश ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। बिल्कुल, ये ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मदद ही है, इसको माना जाएगा, है ना? बिल्कुल। सवाल सिर्फ इधर है कि ये जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इनका क्या रवैया होगा? क्योंकि देखिए यहाँ की जो अवाम है उनके भी सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये वजह है कि ये ममालिक खुलकर ईरान के खिलाफ ना तो कुछ बोल पा रहे हैं और ना तो कुछ ईरान के खिलाफ कर पा रहे हैं? और क्या लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद, चूंकि देखिए मैं आपको दो अहम बात बताता हूँ जो मीटिंग में हुई है, उसमें से खासतौर से जो तुर्की का जो स्टैंड रहा है इस मीटिंग में, तुर्की का ये कहना है कि तुर्की चाहता है कि ये तमाम जो भी सिक्योरिटी को लेकर के जो हम जायजा कर रहे हैं, इस पे जो भी मसाइल उनको हम मिलजुल कर और बातचीत करके इसको निपटाएं। ये तुर्की का स्टैंड है, जो तुर्की के वज़ीर खारजा वहाँ शामिल हुए थे इस बैठक में रियाद में। सऊदी का कहना है कि हम जो है इस पर गौर कर रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वक्त आने पर हम रिटेलिएट भी कर सकते हैं, मतलब जवाब भी दे सकते हैं। तो उसमें एक एंगल उभर ये जुड़ रहा है कि सऊदी का तो पैक्ट पाकिस्तान के साथ है, तो क्या फिर अगर सऊदी ईरान पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान भी हमला करेगा? नहीं, देखिए इस तरह के तो जाहिर सी बात है, बहुत से सवाल हैं, और ये सूरत हाल अब जिस तरह से बन रही है, बड़ी पेचीदा सूरत हाल विशाल अब बनती जा रही है। आप देखिए कि जहां पर इजराइल और अमेरिका के अलावा जिन देशों से ईरान को उम्मीद थी वो भी अब उसके साथ एक तरह से नहीं खड़े हैं। कहीं ना कहीं अब जो मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बनती जा रही है वो बहुत पेचीदा हो गई। इधर आप हालिया दिनों देखिए जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह से तनाव और कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद फिर आप देखिए कि कोई भी मुल्क, चाहे इसमें सऊदी अरब की बात करें, तुर्की ने अच्छा स्टैंड लिया कि बातचीत के जरिए एक तरह से ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन दूसरे ममालिक यहाँ पर खुल के भी बोलने के स्टैंड में विशाल नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव इन ममालिक पर है, और ख़ासतौर से वो तमाम ममालिक जहाँ पर अमेरिका के एयरबेस या अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका का एक दबाव इन ममालिक पर है। और ये साफ दिख रहा है कि कोई भी मुल्क एक तरह से खुलकर नहीं बोल रहा है।
नेटो देशों की जो बात है वो बिल्कुल दरअसल अलग है। कई ममालिक ने खुल के कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होना चाहिए। लेकिन इस बीच तुर्की का जो बयान आया, इस्लामी ममालिक में खासतौर से तुर्की का जो बयान आया कि बातचीत से मसले का हल होना चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है। ये दरअसल इससे ईरान को जरूर एक तरह से सपोर्ट मिलता है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो या अली लारीजानी की शहादत हो, और इसके बाद जिस तरह से और भी कमांडर और लीडरशिप इनकी खत्म की गई, शहीद की गई, उसके बाद ईरान ने कहा था कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी। तो जो आपका सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें आगे होगा क्या, ये लड़ाई आखिर रुकेगी कहाँ? क्योंकि आप 18 और 19 दिन की जंग को उठाकर देखिए, हर रोज कहीं ना कहीं ये इस जंग में शिद्दत आती जा रही है। ये जंग का दायरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है, और ये जंग अब सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके असरात अब पूरी दुनिया पर विशाल एक तरह से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को, चूंकि हम लोग लगातार इस नज़र बनाए हुए हैं और हम लोग अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम बाखबर भी करें और जो सही सूरत हाल है उससे हम वाकिफ कराएं। ये बता दें कि एक बड़ी अहम खबर है अबू हुरैरा, यूएस इंटेलिजेंस चीफ एडमिट्स दैट ईरान मेड नो एफर्ट टू रीबिल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम आफ्टर 12-day वॉर। जो 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग के बाद ये यूएस के इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गबार्ड, उनका ये कहना है कि उस जंग के बाद से ईरान ने न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, यानी बिल्कुल उसे रोके रखा। तो आप देखिएगा इस तरह से, इसीलिए ईरान बार बार ये कह रहा है कि अनप्रोवोक्ड ये हम पर अटैक किया गया, हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि हम पर हमला किया जाता या हम अटैक किया है। अब आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने अगर हमला किया तो क्योंकि इसीलिए ये देखा जा रहा है कि अमेरिका की जो ज़्यादातर सेनेटर्स हैं, या इवन अभी आपको याद होगा कि बहुत एक जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड में एक बहुत बड़ा नाम था, खास मशीन, ठीक है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया बल्कि अपने इस काम से, इसलिए कि ईरान पे ये अटैक सही नहीं है। तो ये जो परतें अब खुल रही हैं, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसराइल की ही ये तमाम कोशिश थी, जैसा उन लोगों का इल्ज़ाम है कि इसराइल ने अमेरिका को जंग में घसीटा है। तो क्या अबू हुरैरा ऐसा लग रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को जंग में शामिल करके ईरान के खिलाफ एक कामयाबी अगर हासिल कर ली है, तो क्या इसराइल ये भी कामयाबी हासिल कर लेगा कि वो ये चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं वो आपस में उलझ जाएं, वो सब ईरान के खिलाफ हो जाएं? चूँकि शुरुआती दौर से ही ईरान ये कह रहा है कि हमने रिफाइनरी या फिर ड्रोन से अटैक नहीं किया, बल्कि हमारे जैसे इस कॉपी जिसका नाम ल्यूकास से दूसरे ड्रोन्स हैं, इसराइल ने ये काम किया है ताकि ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं इस जंग के पीछे अमेरिका का कोई बहुत बड़ा मफाद विशाल नहीं नजर आता, लेकिन इस जंग में जिस तरह से एक्सपर्ट्स या माहिरीन को जिस तरह हम सुनते रहते हैं, और उनका ये मानना है कि इजराइल दरअसल अपना मफाद यहाँ पर ईरान के जरिए से हासिल करना चाहता है। और जो इससे पहले हम लोगों ने बातचीत की थी, ग्रेटर इसराइल पे हम लोगों ने बातचीत की थी कि दरअसल इस जंग का पूरा मकसद मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल कहीं ना कहीं पीछे एक बड़ा मकसद है, और इसी वजह से ईरान एक बड़ा रोड़ा है ग्रेटर इजराइल के बनने में। इसी वजह से इजराइल ये चाह रहा था कि अमेरिका, और आप देखिए ये कई इस तरह की बातें निकलकर सामने आई कि बहुत पहले से इजराइल ये चाह रहा था कि ईरान को एक तरह से खत्म किया जाए, लेकिन इस तरह की सरकारें ईरान में नहीं आई, या इस तरह के जो सुदूर वहां पर हुए प्रेसिडेंट जो नहीं आए, जो इसके बहकावे में आ सकते। डोनाल्ड ट्रंप मतलब इस तरह से थे जो एक तरह से उसके बहकावे में आ गए, और ये जंग का सिलसिला उनकी वजहों में से एक वजह वो एप्स्टाइन फाइल का भी बिल्कुल बताया जा रहा है कि एप्स्टाइन फाइल का भी कहीं ना कहीं दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पर, और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। इस पर हम बातचीत कर रहे थे, तो ये बातचीत जारी रहेगी। और ये हमने आपको बताया कि जो ताज़ा सूरत हाल है वो यही है कि 28 फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने पहला अटैक किया था ईरान पर। उस बड़े शदीद हमले का नतीजा था कि ईरान के जो रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई वो शहीद हो गए थे, उनके साथ कई और उनके रफ़क़ा काबिनी वज़ीर भी शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद ईरान झुका नहीं, ईरान ने अपने कदम पीछे नहीं हटाया, ईरान डट कर मुकाबला कर रहा है, अब भी कर रहा है। इसराइल में ईरान ने ज़बरदस्त तबाही मचाई, जैसा भी अबू हुरैरा ने बताया है, लेकिन हाँ, ईरान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ खड़ा हुआ है कि जो ईरान कहता आ रहा था कि अगर हम पर हमले होते रहेंगे तो हम अमेरिका और इसराइल के तमाम बेसेस और उनके मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी भी देश में हो, मिडिल ईस्ट में, उन पर ईरान हमले कर ही रहा है। इसी बीच एक बड़ा हमला जो है वो हो जाता है ईरान के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पर, जिसका नाम है साउथ पार्थ। उस पे जो होता है हमला, उसके बाद ईरान जो है वो एक तरह से समझिए कि बौखलाहट का शिकार हो जाता है, और ईरान ने ये
तुरंत वार्निंग दी कि हम तमाम ऐसे एयर बेसिस के साथ साथ रिफाइनरीज जिसमें अमेरिका की शराकतदारी है, चाहे वो सऊदी अरब में हो, कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, उस पर हमला करेंगे और हमला कर भी दिया है। इसी हमले से ऐन कबल रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में तमाम मुस्लिम या अरब मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होती है, उसमें ईरान को शामिल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। और उस मीटिंग में यह तय होता है कि हम अपने सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब का कहना है कि हम जरूरत पड़ी तो हम ईरान पर हमले भी कर सकते हैं। तो क्या सऊदी अरब ईरान पर हमला करेगा, सबसे बड़ा सवाल। और अगर सऊदी अरब ईरान पर हमला करता है, अगर मैं कह रहा हूं, तो क्या उसके हमले के साथ पाकिस्तान भी सऊदी अरब का साथ देगा, और क्या पाकिस्तान भी ईरान पर हमला करेगा, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में डिफेंस पैक्ट है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके लिए हमें मजीद और इंतजार करना पड़ेगा। हालात पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र बनाए रखिए। हमें और अबू हुरैरा को दें इजाज़त। आदाब।